हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अनवी, चेतना, स्पर्श, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, Yes. ओके ओके। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है पिछले चैप्टर से तो आप वो बताएं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो यू हैव एनी डाउट, चेतना, स्पर्श, अनवी, अक्षिता, रिगार्डिंग द प्रीवियस चैप्टर? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? सर नो। नो? No, sir. ओके। No. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है, और बहुत आसान है इसको समझना, कोई मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर ओवरऑल इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ना मतलब कनेक्टेड रहना पड़ेगा, खास करके तब जब हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे इसके कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उसका बेसिक फैक्टर ये है कि आप ना जब शुरुआत के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फंडामेंटल्स जो है इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक पार्ट है जहाँ पे हम कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कितने तरह की होती है, सब डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो वो आपको समझ आना चाहिए अच्छे से, तभी आप आगे न्यूमेरिकल्स इसके कर पाएंगे। अदरवाइज यूजली ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आपको भी हो सकती है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड और आप रेगुलर बेसिस पे इसको रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी इसमें। समझना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं पिछला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भूल जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आप रिवाइज करें ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। तो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, जो सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे कॉस्ट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो आप में से कोई मेरे को बताइए कि व्हाट इज कॉस्ट? अक्षिता, स्पर्श, अनवी, चेतना, एनीवन, कॉस्ट का क्या मतलब है? बताइए, कोई भी बताओ मेरे को, कॉस्ट का क्या मतलब है? Sir, it's kind of like associating a value to a product. Okay, associating value to a product, that is you basically mean the market price of the product. The price Yes. at which the product is being sold in the market is that is the market price. That is not cost. Cost is different from the market सर price. अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। Amount spent on production is a cost, right? So see, whenever you produce a particular product, you have to spend on resources. You जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको प्राइमरली रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कुछ मशीनें चाहिए, कुछ लेबर चाहिए काम करने के लिए, जिसको हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि वो सारी चीजें जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं ना, कलेक्टिवली। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में नहीं आते, ऑब्वियसली उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जितना भी पैसा आप खर्च करते हो ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है आपको, लेट्स से हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पेन। हम पेन बनाना चाहते हैं, तो पेन बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको चाहिए कुछ रॉ मटेरियल। पेन से रिलेटेड रॉ मटेरियल, आपको इंक चाहिए, प्लास्टिक की बॉडी चाहिए, और जो भी इसके अंदर रॉ मटेरियल लगता है वो सारी चीजें चाहिए। तो रॉ मटेरियल की जाहिर है एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मान लीजिए एक पेन को बनाने में ना आपका 3 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। इसके अलावा आपको एक बंदा चाहिए जो पेन बनाए आपके लिए, लेबर चाहिए। तो लेबर जो है वो भी आपको 2 रुपए का पड़ेगा, 1 यूनिट पे 2 रुपए का लेबर आपका लगेगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा खर्च करोगे, इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इसको बनाने के लिए आप मशीन भी खरीदेंगे तो मशीन की भी कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा आप जिस प्रमाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ का रेंट भी आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वहाँ पे हो सकता है फर्नीचर वगैरह और भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे इस पेन को बनाने के लिए। तो जो भी चीज़ें यूज़ होंगी ना पेन को बनाने के लिए, उन सबको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं उन सबको कलेक्टिवली। लेकिन इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जाहिर है कोई ना कोई प्राइस होती है, कोई ना कोई कॉस्ट होती है जिस पर इसको खरीदा जाएगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो जो भी
पैसा आप खर्च करेंगे ना इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, रेंट, फर्नीचर, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको पेन बनाने के लिए टोटल 8 रुपए का खर्चा हो रहा है, एक पेन बनाने में 8 रुपीज पर यूनिट का खर्चा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन. So cost is not the market price. Cost is basically the amount spent on production of a commodity. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं. तो अब कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और रेंडरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज. और जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, है ना. एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, बताया था ना. इसी तरीके से कॉस्ट को भी हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको काम करता हूँ, पहले समझा ही देता हूँ, एक एक करके उसके बाद डिस्कस करेंगे. तो क्योंकि मैंने आपको बताया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम यूज करते हैं ना बिजनेस में, वो दो तरह की हो सकती है. एक फिक्स फैक्टर हो सकता है, एक वेरिएबल फैक्टर हो सकता है. लास्ट क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में हमने किया था. तो फिक्स फैक्टर जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, इन पे होने वाला खर्चा क्या कहलाएगा? उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट. अमाउंट स्पेंट ऑन एक्विजिशन और हायरिंग और एक्वायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. और वेरिएबल फैक्टर जितने आपके, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, इस तरह की चीजें जो आप इस्तेमाल करोगे ना प्रोडक्शन के लिए, उसे हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं. और वेरिएबल फैक्टर पे होने वाला खर्चा कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट. तो जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हिस्सों में कैटेगराइज हो सकता है, कॉस्ट भी हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं. फिक्स कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है. फिक्स कॉस्ट क्या है? सब बहुत सिंपल है. पहले तो आप ये कह सकते हो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर के ऊपर अप्लाई होती है. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर अप्लाई होती है. लेकिन इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो फिक्स फैक्टर वो कॉस्ट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन, डज नॉट चेंज विद आउटपुट. एक फॉर्म ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे, कम प्रोड्यूस करे, एक सर्टेन लेवल तक जिस कॉस्ट में अगर चेंज नहीं आएगा उसे हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे. और ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के स्केल के साथ साथ चेंज होती रहेगी उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे. जैसे रॉ मटेरियल पे लगने वाला खर्चा, चेंज विद आउटपुट, या फ्यूल पे होने वाला खर्चा, ये सब क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है. और मशीन पे होने वाला खर्चा क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है. तो कॉस्ट बेसिकली दो तरह की है, फिक्स और वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट अप्लाई होती है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे. और फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के स्केल के साथ, प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ बढ़ती नहीं है. वेरिएबल कॉस्ट का जस्ट अपोजिट है, प्रोडक्शन बढ़े या घटे इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी, सॉरी इट विल कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट दी प्रोडक्शन. जैसे इसको समझने के लिए ना हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो ये आउटपुट है, आउटपुट दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस. और आउटपुट को प्रोड्यूस करने में फिक्स कॉस्ट का कितना खर्चा हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. फिक्स कॉस्ट. तो आउटपुट मान लीजिए आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं. अगर आपको 1 यूनिट बनाने में फिक्स कॉस्ट का खर्चा 50 रुपए का है तो 2 यूनिट बनाने पे भी ये कितना रहेगा? 50 ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट की खासियत ही यही है. फिक्स कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के साथ बढ़ता या घटता नहीं है. आप प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा. तो वेदर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन दी आउटपुट, द फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिक्स कॉस्ट. ये याद रखना है आपको कि फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे अप्लाई होता है. लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, उन सब पे लगने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट कहलाता है. और क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो, इवन अगर आप प्रोडक्शन आप बंद भी कर देते हैं, प्रोडक्शन नहीं भी करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा. जैसे इसको समझने के लिए रेंट सबसे बेहतर एग्जाम्पल है. मान लीजिए रेंट आपने कोई शॉप लिया है जिसका 50,000 रुपए का रेंट आपका जाता है, 50,000. तो अब आप उस पर्टिकुलर स्पेस में आप 1 यूनिट बनाए, 1,000 यूनिट बनाए, या 1,00,000 यूनिट बनाए, अल्टीमेटली रेंट तो आपका उतना ही जाना है ना, 50,000. तो रेंट क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा फिक्स कॉस्ट. खास बात यह है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये चेंज नहीं हो रहा. इवन अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्शन जीरो कर देते हैं आप, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इवेंट पे आपकी दुकान बंद रहती है, आपका शॉप बंद रहता है, उस टाइम पे भी आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा ना 50,000 का. जैसे पेंडेमिक हो गया, अभी लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन कई दफा कुछ लैंडलॉर्ड ने
किराया तब भी लिया है अपने किराएदारों से, टेनेंट से, तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्शन कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको रेंट देना ही पड़ता है। तो वो सारा खर्चा जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता इस तरह की कॉस्ट का, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। कलेक्ट, ये कनेक्टेड नहीं है ना प्रोडक्शन के साथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन बढ़े या घटे इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो प्रोडक्शन ऊपर जाए या नीचे जाए इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज दी फिक्स कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इसके अलावा हम इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। आपको पता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ऐसी कॉस्ट जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। मतलब आप प्रोडक्शन करो या ना करो ये तो हमेशा लगेगा ही, इसके बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको प्रोडक्शन करने में 20,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, आपको 20,000 तो बियर करना ही पड़ेगा। इसको आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल है, दैट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं कि फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए इस तरफ हम फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे रुपीस के टर्म्स में, और इधर मैं आउटपुट को प्रेजेंट करता हूँ यूनिट्स के टर्म में। तो मान लीजिए हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, या जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 1 यूनिट पे मान लीजिए 50 की कॉस्ट लग रही है ना, 50 रुपए की कॉस्ट है, तो वो 1 पे भी सेम, 2 पे भी सेम, 3 पे भी सेम, सब पे सेम रहेगी। इसलिए जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है ना। ये इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट देयरफॉर फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहता है ये हमेशा। और क्योंकि ये जीरो पे भी जीरो नहीं होता है, इसलिए कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा वाई एक्सिस के किसी पॉजिटिव पॉइंट से ही हमेशा। इट कैन नेवर बी जीरो। फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन आप बंद भी कर दें तो भी फिक्स कॉस्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा, जीरो नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वाई एक्सिस के किसी पॉजिटिव इंटरसेप्ट से ही स्टार्ट होगा। समझ आ रही है बात सबको? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए स्पर्श, अन्वी, चेतना, अक्षिता। क्लियर है। ओके अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक और कॉस्ट कौन सी होती है? एक तो हो गई सर फिक्स कॉस्ट, आपने बता दिया। एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट वेरिएबल कॉस्ट इस चैप्टर में सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारी कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करती है, इसी के बेसिस पे उनका बिहेवियर चेंज होता है। प्लीज माइक ऑफ कर लो यार अपना। वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, वेरिएबल है मतलब चेंज होने वाला है, तो ये आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होता है। आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ और उस पर मेरे को 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तो जैसे जैसे मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बताओ मेरे को मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? प्रोडक्शन के स्केल के साथ, आउटपुट के साथ, क्वांटिटी के साथ मैं ज्यादा, मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी या कम इनकर करनी पड़ेगी? टेल मी। फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर 1 पे 20 लग रहा है अनवी, अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट 20 बेयर करना पड़ रहा है, तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट? So 40. 40। 3 पे 30, 3 पे 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, इसी तरीके से पड़ेगा, राइट? Yes. इनकरेक्ट। यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा, ये समझ लो अच्छे तरीके से। एक बात याद रखिए हमेशा कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट में इंक्रीज होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने का पैटर्न है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम आपको याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज होने का पैटर्न है ना, वो क्या है कि शुरू शुरू में इनिशियली
वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से, बट एट डिक्रीजिंग रेट। शुरू में इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से, ये याद रखना है आपको, अभी मैं करके दिखाऊंगा। और आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आफ्टर सर्टेन आउटपुट, एक सर्टेन आउटपुट लेवल के बाद वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये भी आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा इसको। पहले आप ये समझो, ये बताओ मेरे को कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ये तो क्लियर है सबको कि जैसे जैसे प्रोडक्शन में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ता रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो चीज मैं आपसे याद रखने के लिए कह रहा हूँ फिलहाल, वो ये है कि जैसे जैसे शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ता है ना, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, याद रहेगा ये, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और एक सर्टेन आउटपुट लेवल अचीव करने के बाद कैसे बढ़ता है, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पैटर्न याद रहेगा आपको, अभी मैं करके दिखाऊंगा ये। सर आप ये बताइए, ये समझने में कोई डिफिकल्टी है आपको? सर क्लियर है। क्लियर। Yes, sir. अब देखो, मैंने क्या कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है? शुरुआत में 20 था ये, इसके बाद ये बढ़ के हो गया मान लीजिए 35, तो 20 से 35 हो गया ना, तो बढ़ ही रहा है ना। लेकिन आप ये बताओ, पहले 20 था, अभी 35 हुआ, कितना इंक्रीज कितना हुआ है इसके अंदर? 15। 15 का। और उसके बाद ये बढ़ के हो गया 45, अभी भी बढ़ रहा है सर, लेकिन अभी कितना बढ़ा है? 10। उसके बाद ये बढ़ के हो जाता है लेट्स से 48, अभी कितना बढ़ा है? 3। इसके बाद ये इंक्रीज होता है, मान लेते हैं 40, इस तरीके से 49 पे आ जाता है, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 1 बढ़ा है। अब क्या होगा, अब मैं मान लेता हूँ उसको इंक्रीज करना शुरू करता हूँ, ये मान लीजिए इस बार हो गया 55, कितना बढ़ रहा है अब? 6। यहाँ से फिर ये बढ़ गया 12, तो ये हो जाएगा 67। उसके बाद ये बढ़ गया मान लीजिए 23, तो 23 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा ये? 90। समझ रहे हैं बात? ये क्लियर है सबको? आप बस ये नोटिस करो कि शुरुआत में 20 था, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट हर बार बढ़ रही है, 20, 35, 45, 48, 49, 55, 67, 90, कहीं भी घटती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अगर हम और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना, तो ये और ज्यादा बढ़ेगी ही, कभी घट नहीं सकती। समझ आया इतना सबको? यस सर। ठीक है, लेकिन मैं क्या नोटिस करने के लिए कह रहा हूँ, उसका पैटर्न देखिए। अच्छा, 1 यूनिट पे अगर 20 है, आप मेरे को बता सकते हो 0 यूनिट पे कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट? 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 0। 0। अब ध्यान से समझो बात को। मैं ये कह रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का तरीका ये है कि शुरू में एक सर्टेन आउटपुट लेवल तक की डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो यहां तक है, टिल दी 5th यूनिट ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। बढ़ तो रहा है ये, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है? बट एट डिक्रीजिंग रेट। ये समझ आ रहा है आप में से किसी को डिक्रीजिंग रेट से कैसे बढ़ रहा है? देखिए जरा, यस सर। पहले कितने बढ़ा? तो 0 से 20 हो गया, कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। फिर 20 से 35 हो गया, अभी कितना बढ़ रहा है? 15। फिर 35 से 40 हो गया, अभी कितना बढ़ा? 10। 45 से 48 हो गया, कितना बढ़ा? 3। 48 से 49 हो गया, फिर बढ़ा 1। इसका मतलब यहाँ तो बढ़ रहा है 20, फिर बढ़ रहा है 15, फिर बढ़ रहा है 10, फिर बढ़ रहा है 3, फिर बढ़ रहा है सिर्फ 2, सॉरी सिर्फ 1। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन हर बार बढ़ने का रेट उसका कम है, स्लो है पहले के मुकाबले। लेकिन जैसे ही 5th यूनिट अचीव कर लेता है ना, 6th यूनिट के बाद देखो क्या होता है, 49 से 55 हो गया, कितना बढ़ा? 6 बढ़ गया। 55 से 67 हो गया, कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। फिर यहाँ 23 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ा? 50 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ा? 60 बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है? इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, इंक्रीजिंग, लेकिन किस रेट से? बट एट इंक्रीजिंग रेट। बताइए, सबको ये क्लियर है? चेतना, अनवी, स्पर्श, अक्षता, यस सर क्लियर है। बाकी Yes. लोग? तो ये याद रखना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट शुरू में इंक्रीजिंग रेट से, बाद में, सॉरी, शुरू में डिक्रीजिंग रेट से, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है।
और क्योंकि ये शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता, अगर ये 20 के बाद 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 इस तरीके से बढ़ता रहता, कांस्टेंट रेट से बढ़ता, 20, 20, 20 ऐसे करके इंक्रीज होता, तो वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम है ना वो कैसे बनता, तो सिचुएशन में सर बनता इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होता अगर वो, तो धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहता और एकदम लीनियर होता है इसका कर्व। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होता है एकदम लीनियर, और जीरो आउटपुट पे जीरो होता है तो ये जीरो से स्टार्ट भी होता, इस तरीके से बनाते डायग्राम। लेकिन हमारा वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट से बढ़ता नहीं है। ऐसा डायग्राम तभी बन सकता था when variable cost increases at which rate, at constant rate। लेकिन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो शुरुआत में अलग रेट से बढ़ता है, बाद में अलग रेट से बढ़ता है, तो शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है। इस वजह से जब अब इसका शेप बनाओगे ना, तो शुरुआत में ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, इट इज अ कॉनकेव शेप कर्व इनिशियली, और बाद में इसका शेप ना कॉन्वेक्स हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इनिशियली कॉनकेव रहता है, बाद में कॉन्वेक्स हो जाता है। इसका ये मतलब है कि शुरू में वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग, यहां तक देखिए, यहां तक इसका शेप कॉनकेव है, जहां तक इसका शेप कॉनकेव है ना, इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक, इस पॉइंट तक, लेट्स से ए पॉइंट तक इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस रेट से हो रहा है, एट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और ए पॉइंट के बाद जब इसका शेप बदल के कॉन्वेक्स हो गया है ना, कॉन्वेक्स शेप ये बताता है कि कोई चीज बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। सो यहाँ से इसका शेप होना इंडिकेट करता है कि यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट अभी भी बढ़ ही रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन अब किस रेट से बढ़ रहा है, एट इंक्रीजिंग रेट। समझ आई बात सबको, कि इसका शेप कांस्टेंट क्यों, सॉरी, इसका शेप एकदम लीनियर क्यों नहीं होता, इसका शेप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। टेल मी एवरीवन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Clear है. बाकी लोग? Yes, sir. Clear. Yes, अच्छा, sir. ये जो शेप है ना, देखो, इसको जैसे मैंने अभी फिक्स कॉस्ट का आपको बताया था, फिक्स कॉस्ट तो एकदम सर आपने बताया था स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, और इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कर्व तो स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं सर, ये तो इस तरीके का शेप है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं द शेप इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है ना, इनवर्सली एस शेप्ड होता है। एस शेप्ड मतलब सर देखो, एस इस तरीके से बनाते हैं ना, इस तरीके से, अगर ये शेप ऐसा होता तो ये एस होता, लेकिन ये शेप इसका जस्ट अपोजिट है, इस तरीके से है वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। सो ये एस का जस्ट अपोजिट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। समझ आया सबको ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। पहली चीज ये है कि सर ये वेरिएबल फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, नंबर 1, दिस इज एप्लीकेबल ऑन वेरिएबल फैक्टर। नंबर 2, ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट ना प्रोडक्शन के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, प्रोडक्शन बढ़े घटे फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते थे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, प्रोडक्शन घट जाएगा तो भी ये वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा, इसलिए इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और क्योंकि आप अगर इसको अवॉइड करना चाहते हो ना, आप चाहते हो वेरिएबल कॉस्ट कम लगाओ, तो आप प्रोडक्शन कम कर दो, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट तभी बढ़ेगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, कुछ हद तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आप कम करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन कम कर दो, ये कम हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट के साथ तो सीन क्या है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फिक्स्ड ही है, वो तो लगेगा ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट के साथ अच्छी चीज ये है कि अवॉइड कर सकते हो, प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो ये कम हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? तो क्लियर है. चल, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में।
देखिए कॉस्ट को ना आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कॉस्ट को कैटेगराइज करने का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस पे दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है थोड़ी देर बाद सीखेंगे हम। फिलहाल हमने कॉस्ट को जो क्लासिफाई किया ना, फिलहाल वो किया है नेचर के बेसिस पे। कॉस्ट को नेचर के बेसिस पे दो तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया। फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो उस तरह की कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, प्रोडक्शन के बढ़ने घटने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे फिक्स कॉस्ट कहेंगे। और फिक्स कॉस्ट जो है यू कैन से कि ये फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जस्ट लाइक दी आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल फैक्टर पे अप्लाई होता है, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे अप्लाई होगा। तो इसको प्रोडक्शन के स्केल से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्वांटिटी से कोई मतलब, स्केल से तो मतलब होता है, खैर स्केल वर्ड यूज करना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो प्रॉपरली आप ये कह सकते हो कि फिक्स कॉस्ट जो है ना क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। फिक्स कॉस्ट आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो एक सर्टेन स्केल ऑफ लेवल तक, ये हमेशा आपको सेम ही एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि ये आप अवॉइड नहीं कर सकते इसलिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और उसको आप सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो दीज आर दी वेरियस नेम्स ऑफ द फिक्स कॉस्ट। याद रहता है अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप ये भूल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फिक्स कॉस्ट अगर मान लीजिए 50 है तो आप प्रोडक्शन चाहे जितना भी करें ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, 50 ही रहेगा। तो 0 पे भी 50 ही लगने वाला है, 7 पे भी 50 लगेगा, अगर आप 100 भी करेंगे तो भी 50 लगेगा। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। और क्योंकि ये फिक्स रहता है, सेम रहता है, इसलिए इसका जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट में बताया कि ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है वो वेरिएबल है। जैसे आमतौर पे हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। आमतौर पे इसके अंदर कौन सी कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल पे लगने वाला खर्चा, लेबर पे लगने वाला खर्चा, फ्यूल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसका एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन क्या है। जैसे मान लीजिए हमने 0 पे स्टार्ट किया था वेरिएबल कॉस्ट, तब ना हमें जाहिर है आप प्रोडक्शन अब नहीं कर रहे हो अगर, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 0 ही लगेगा ना। फिर आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया, 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको 10 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। तो इट डज नॉट मीन कि 2 यूनिट करोगे तो 20 हो जाएगा, 3 करोगे 30 हो जाएगा, 4 करोगे 40 हो जाएगा, ना ना ना, इस तरीके से नहीं बढ़ता ये। बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन शुरू में धीरे धीरे, बाद में तेजी से। वो आपको डिसाइड करना है कि कब तक धीरे धीरे बढ़ाना है और किस पॉइंट के बाद हमें तेजी से बढ़ाना है, इट इज अप टू यू। लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ाना है, चाहे वो 3 यूनिट 4 यूनिट जितने मर्जी यूनिट तक आप धीरे धीरे बढ़ाएं, बाद में इंक्रीज कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाओगे आप। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, 0 से 10, 10 बढ़ाया, फिर 10 से 18, 18, 8 बढ़ाया, 18 से 24, सिर्फ 6 बढ़ाया, फिर 24 से 26 इस बार 2 बढ़ाया। तो मैंने 4th यूनिट तक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज किया है वेरिएबल कॉस्ट को, 4th यूनिट तक। लेकिन 4th यूनिट के बाद 5th पे क्या हो गया, 26 से 32 हो गया। तो पहले सिर्फ 2 बढ़ाया था, अभी मैं 6 इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर 32 से 42 हो गया, 10 बढ़ गया। फिर 42 से 60 हो गया, 18 बढ़ गया। क्योंकि ये शुरू में डिक्रीजिंग रेट से, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और याद रखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। ये वाला जो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है ना, सबको अफेक्ट करता है फिक्स कॉस्ट को छोड़ के। इसी के बेसिस पे टोटल कॉस्ट डिटरमिन होगी, इसी के बेसिस पे उसका शेप डिटरमिन होगा, इसी के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा। जैसे अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 थी, 1 पे 10 थी, तो आप जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे बढ़ ही रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, इसलिए इवेंचुअली इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से इनवर्सली एस शेप्ड बनता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब ये इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होता है, इसके पीछे भी फैक्टर है। तो फिलहाल तो आप इससे काम चला लें कि ये इनवर्सली एस शेप्ड इसलिए होता है क्योंकि शुरू में डिक्रीजिंग रेट से, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। लेकिन असल में इसका जो एक्चुअल रीजन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसा होता है। तो हम फिर कभी इस पे बात करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को अफेक्ट करता है। फिलहाल आप सिर्फ याद रखो कि शुरू में डिक्रीजिंग रेट और बाद में इंक्रीजिंग रेट के बढ़ने की वजह से इसका शेप वेरिएबल इनवर्सली एस शेप्ड होता है। तो ये तो हो गई एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कॉस्ट को हम एक और कॉस्ट को हम एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।
तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या है, ये समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ कि आमतौर पे जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में जितने रिसोर्सेज हैं, क्या वो हम हमेशा बाजार से खरीदते हैं क्या? बताइए। अक्षिता, अन्वी, चेतना, स्पर्श, कोई नो भी सर। बिजनेस करने के लिए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए, आमतौर पे हम ज्यादातर रिसोर्सेज तो बाहर से खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है ना। यस सर। तो लेट्स से आप ना एक कैफे स्टार्ट कर रहे हो, कैफे का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैफे के बिजनेस में आपको मान लीजिए फर्नीचर की जरूरत पड़ गई। तो फर्नीचर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपका स्टार्टिंग बिजनेस है ना, आप ये कह रहे हो कि यार हम बाहर से नहीं खरीदना चाहते, हमारे पास कुछ टेबल और चेयर्स ना घर पे ही पड़े हैं, तो हम एक काम करते हैं वो अपने बिजनेस में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो आपके पास पहले से अवेलेबल था। इसी तरीके से आपको मान लीजिए एक फैन की जरूरत पड़ गई कैफे में, कि आपको फैन लगाना है, आपको एसी की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फैन और एक एक्स्ट्रा एसी आपके घर पे पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो भी घर से खोल के बिजनेस में लगा दी। तो बिजनेस के लिए तो बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही हुआ ना। फैन क्या है? फैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बिजनेस के। वो सारी चीजें जो बिजनेस में यूज करते हैं सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एवरीथिंग दैट वी यूज इन बिजनेस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, कुछ ना किसी हिस्से में जाएगा वो। लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लगाए हैं ना, ये बाजार से खरीदने नहीं पड़े आपको, ये तो पहले से ही आपके पास अवेलेबल थे। तो जो चीजें आप बिजनेस में यूज करते हैं जो आपके खुद के ही हैं, वो उसे कहते हैं सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेल्फ ओन्ड मतलब आपके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको बाजार में किसी थर्ड पार्टी से खरीदना नहीं पड़ा, उसके लिए किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो जो चीजें आपकी हैं जिसके जिसको आप बाजार से नहीं खरीद रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, वो सब सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जाहिर है। जैसे जो फर्नीचर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो ना, इसकी करेंटली जो मार्केट प्राइस है उस फर्नीचर की मान लीजिए 10,000 रुपए। मतलब अगर ये चीज सेम चीज आप बाजार से खरीदते या बाजार में बेच देते, तो आपको 10,000 रुपए मिल सकते थे, या 10,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ते। अगर बेचते तो 10,000 रुपए मिल जाते, खरीदते तो आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन आपने ना खरीदा है ना बेचा है, तो अल्टीमेटली आपने 10,000 रुपए बचा लिए, एक तरीके से कह सकते हो। इसी तरीके से जो एसी आपने बिजनेस में यूज किया ना, उसकी वैल्यू 30,000 है। जो फैन आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू 2,000 रुपए है। तो टोटल फैन और एसी पे भी आपने 32,000 की सेविंग कर ली एक तरीके से। वो पेमेंट आपको किसी को करनी नहीं पड़ी। लेकिन एक बात बताइए, आपके लिए तो सेविंग हो गई, चलिए आपने तो खर्च नहीं किया, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर, या बिजनेस स्टडीज में भी कभी पढ़ा होगा आपने, कि बिजनेस और द ओनर ऑफ द बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस चलाने वाला अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो भले ही ये सारी चीजें जो आप बिजनेस में लगा रहे हो ना, आपके लिए क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सॉरी सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स है, आपके लिए तो अपने एसेट्स हैं। लेकिन बिजनेस के लिए तो अपना नहीं है ना वो। बिजनेस के लिए तो बिजनेस में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सारी चीजें जो आपकी खुद की हैं, वो अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो ना, उसकी भी कॉस्ट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट है। आपको भले ही वो पेमेंट किसी को नहीं करनी पड़ी उसके लिए, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक कॉस्ट है। और उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके खुद के हैं, उन सब की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, मार्केट एस्टिमेटेड वैल्यू है, उन सब की एस्टिमेटेड वैल्यू को कलेक्टिवली हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो एसी 30,000 का, फैन 2,000 का, 32,000 इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ एसी एंड फैन। इसी तरीके से फर्नीचर आपने यूज किया उसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपए है। तो टोटल सेल फोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है? बिजनेस के लिए उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है 42,000। कौन सी कॉस्ट कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आया सबको? इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया? अक्षिता, अन्वी, चेतना, स्पर्श। यस सर, समझ आ गया। अन्वी आपको Yes, समझ sir. आया? ओके। तो वो सारी चीजें जो आपकी खुद की हैं और आप बिजनेस में यूज करते हैं उसको, भले ही आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता किसी को, लेकिन मार्केट में जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू चल रही है ना, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसका जस्ट अपोजिट एक्सप्लिसिट है।
कि भाई बिजनेस में जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं सब कुछ आपके पास थोड़ी अवेलेबल हो सकता है। कुछ चीजें तो आपको खरीदनी पड़ेंगी, कुछ चीज किराए पे लेनी पड़ेगी। तो जैसे रॉ मटेरियल आपने खरीद लिया, आपने मान लो आपको ट्यूबलाइट या लाइटिंग का काम करवाना पड़ा, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो आपको खरीदने पड़े। इसके लिए आप क्योंकि कैफे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक कॉफी मशीन खरीदनी पड़ी, इसके अलावा आपको एक लेबर हायर करना पड़ा बाहर से। इसके अलावा एक मैनेजर भी आपने अपॉइंट किया ताकि वो बिजनेस मैनेज कर सके आपका। तो इन सबको एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए या हायर करने के लिए आपने पेमेंट करी है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है आपको, और ये पैसा अल्टीमेटली आउटसाइडर को जा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इन सब पे होने वाला खर्चा, इनफैक्ट जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बाहर से लेके आ रहे हैं ना, उन सब पे होने वाला खर्चा कलेक्टिवली कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो जो शॉप आपने ली है किराए पे, उसका रेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो एम्प्लॉय आपने हायर किया है उसकी सैलरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो लेबर आपने किया है उसकी वेजेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रॉ मटेरियल जो आप खरीदेंगे कैफे में कॉफी बनाने के लिए, उन सब पे होने वाला खर्चा भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। तो वो सारा खर्चा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने पे आप खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं, एक्सप्लिसिट है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके खुद के हैं, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर on input or payment made to outsiders for hiring their factor services. For example, wages paid to employees, rent paid for the hired premises, payment for raw material, etc. ये सब explicit है। और implicit क्या होता है? It is the estimated value of the input supplied by the owner. Input which is supplied by मतलब जो भी factors of production है जो ओनर सप्लाई कर रहा है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगा रहा है उसका खुद का पैसा है, उसने बोरो नहीं किया बैंक से, लेकिन उसको अगर बैंक में रखवा देता वो, तो उसको मान लीजिए 6% का इंटरेस्ट मिल सकता था। तो 6% उसकी मार्केट वैल्यू है उस कैपिटल की, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। रेंट जो है बिल्डिंग का या जमीन का, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सैलरी, जो मान लीजिए आप ही अपने बिजनेस में मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर आप किसी मैनेजर को रखते हो उसको उतना सैलरी पे करना पड़ता, लेकिन इंस्टेड आप वो मैनेजरियल सर्विसेज अपने बिजनेस में खुद ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बीइंग अ मैनेजर आपको जो सैलरी मिल सकती थी बाहर, या जो आपको पे करनी पड़ती दूसरे मैनेजर को, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। समझ आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? टेल मी एवरीवन। सर क्लियर है? Clear, sir. ओके, ठीक है। ओके, तो हमने एक्सप्लिसिट कर लिया, इम्प्लिसिट कर लिया, और नेचर ऑफ कॉस्ट में हमने फिक्स कॉस्ट कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं, देखो फिक्स्ड और वेरिएबल के बाद ना, फिक्स्ड और वेरिएबल को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमें कॉस्ट मिलती है which is called total cost. Sum total of fixed and variable costs incurred on production of a certain number of output is called total cost. For example, मान लो आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो किसी कमोडिटी का, 1000 यूनिट, और इस 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मान लीजिए आपने 10,000 का फिक्स कॉस्ट लगाया, 10,000 की फिक्स कॉस्ट लगाई, और आपने 50,000 रुपए का वेरिएबल फैक्टर लगाया, वेरिएबल कॉस्ट लगाया, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 1000 यूनिट बनाने में? बताइए जरा फटाफट से। 10,000 फिक्स कॉस्ट पे लगा, 50,000 वेरिएबल कॉस्ट पे लगा, तो टोटल कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 को क्या कहेंगे आप? 60,000 is called total cost. Sum total of fixed and variable cost incurred on production of a certain number of output is called total cost. समझ आया आपको ये सबको? यस सर। So sum total of fixed and variable cost is called total cost. So equation इसकी क्या बनेगी? अगर हमें total cost calculate करना पड़ जाए कभी, तो हम क्या करेंगे? फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ी तो क्या करेंगे भाई? बताइए, अनवी बताइए, अगर हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे फिर? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो हम फिक्स और वेरिएबल ऐड कर देते हैं ना, टोटल लेकिन कॉस्ट को माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू। परफेक्ट।
और सिमिलरली अगर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा तो टोटल में से फिक्स माइनस कर दो। Yes, sir. तो अगर दो चीजें गिवन होंगी ना तो आप एनीवेज जो है आप तो जो थर्ड वैल्यू है फाइंड आउट कर ही लोगे। तो टोटल अगर कैलकुलेट करना है फिक्स और वेरिएबल होना चाहिए उसके लिए, फिक्स कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल और टोटल होना चाहिए, वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो फिक्स और टोटल होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Since fixed cost always remains same at every level of output, therefore if there is any change in the total cost, it is entirely due to change in the variable cost. देखिए जिस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है ना प्रोडक्शन के साथ साथ, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है ना। आप जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे किसी भी यूनिट पे, आप देखोगे टोटल कॉस्ट ना हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर फिक्स और वेरिएबल को जोड़ के आता है ना, ये दोनों को ऐड करके आता है ना, तो क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा, इस वजह से टोटल कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगा प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से? बताइए। तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। अनवी आप बताओ। So मुझे आधा क्वेश्चन सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ना, हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ता रहता है, टोटल कॉस्ट चेंज होता रहेगा, इनफैक्ट इंक्रीज होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा प्रोडक्शन के साथ साथ, तो उसके पीछे फैक्टर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। करेक्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही चेंज होगा वो। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, ये हमारे यूनिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज नोट कर रहे हो कि फिक्स कॉस्ट ना थ्रू आउट द प्रोडक्शन कांस्टेंट ही है, ये 50 था 50 ही है, 0 पे भी 50 7 पे भी 50। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इज कीप ऑन चेंजिंग। 0 पे 0 तो 1 पे 10, फिर 18 24 26 32 42 और 60 हो गया। टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, 50 60 68 74 76 82 92 110। So one of the common thing between the total cost and variable cost is that total cost increases with the production as well as variable cost also increases with the production. Cost वेरिएबल कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, दोनों प्रोडक्शन के साथ बढ़ती रहती है। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे होगे ना तो फिक्स कॉस्ट तब भी एप्लीकेबल होगा, और 0 यूनिट पे अगर फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल होगा तो टोटल कॉस्ट भी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, क्योंकि फिक्स और वेरिएबल को आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट तो आएगा। और अगर 0 पे फिक्स कॉस्ट 50 है तो टोटल भी 50 होगा। इसका मतलब कि टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है ना, पहले 50 था, 60 था, 68 हो गया, 74 हो गया, 76 82 92 110 हो गया। तो इसके पीछे फैक्टर क्या है? इनमें से कौन सा वाला कॉस्ट टोटल कॉस्ट को अफेक्ट कर रहा है? सर क्लियरली वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट कर रहा है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। फिक्स कॉस्ट के पीछे टोटल कॉस्ट इंक्रीज करने का कोई रोल ही नहीं है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज करने के पीछे फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। सॉरी, समझ आया सबको ये? अब अगर आप इसका बिहेवियर देखें ना, देखो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट की तरह होता है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 0 10 18 24 26 30, शुरू में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देखो 10 से 18 यानी कि 8, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 10 और फिर 18। इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बाद में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सिमिलरली टोटल कॉस्ट इज बिहेविंग सेम। इनिशियली ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, देखो 50 से 60 हो गया, 10 बढ़ा, 60 से 68 हो गया, सिर्फ 8 बढ़ा, फिर 68 से 74 हो गया, 6 बढ़ गया, फिर 74 से 76 सिर्फ 2 बढ़ा, फिर 76 से 82 हो गया, फिर 92 हो गया, फिर 110 हो गया। इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। तो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर एकदम वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है। तो आप मेरे को बता सकते हो दोनों का डायग्राम भी कैसा होगा? इनवर्सली एज शिफ्ट। दोनों का डायग्राम भी सेम होगा। करेक्ट। और कैसा होगा सर? इनवर्सली एज शेप्ड होगा। देखो तो अगर हम टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाए ना तो टोटल कॉस्ट इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो वो वाई एक्सिस किसी पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ऊपर जाता रहेगा। दिस इज टोटल कॉस्ट। अब देखिए एग्जैक्टली सेम है, शेप तो सेम ही है ना। इनवर्सली शेप्ड क्यों है? क्योंकि सर बिहेवियर तो सेम ही रहता है ना इसका, एकदम वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही बिहेवियर होता है इसका, इस वजह से ये इनवर्सली शेप्ड है। बताइए अनवी चेतना स्पर्श।
एनी डाउट? टोटल कॉस्ट समझने में Clear किसी है। को डिफिकल्टी? No, sir. ठीक है। अब अगर मैं तीनों डायग्राम्स को एक साथ आपको बना के समझाऊं, तो हमने देख लिया कि फिक्स कॉस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सर ओरिजिन से स्टार्ट होती है, इन्वर्सली एस शेप्ड होती है। और आपका जो टोटल कॉस्ट है वो भी इन्वर्सली एस शेप्ड होगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो शेप सेम ही होता है, इन्वर्सली एस शेप्ड होता है, लेकिन इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस। तो इन्वर्सली एस शेप्ड ये भी बनेगा, इन्वर्सली एस शेप्ड वेरिएबल कॉस्ट भी बनेगा। समझ आया सबको? ये तीनों कॉस्ट आप लोगों को क्लियर है? सबको समझ आ गया है? कुछ पूछना है तो बताइए। सर फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी नहीं बढ़ती। यार देखो ऐसा नहीं है, फिक्स कॉस्ट देखो, हमारा जो सारा डिस्कशन है ना स्पर्श, हमारा डिस्कशन है शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में। जो भी हमारा सिलेबस डिफाइंड है ना वो शॉर्ट इसे कहते हैं शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। तो हम शॉर्ट रन पे सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग रन में सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन का मतलब है छोटा टाइम पीरियड। छोटे टाइम पीरियड में ना फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, और आप एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, आप आज ही मशीन खरीद के लाए हैं। तो शुरुआत में तो आपका प्रोडक्शन 5000 से ज्यादा होगा ही नहीं ना। आप शुरुआत में तो 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, ऐसे धीरे धीरे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका। यस सर। और जब धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, आपकी मशीन की कैपेसिटी तो 5000 की है, वो तो 5000 प्रोड्यूस, लेकिन आपने अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप उस क्योंकि आपका कस्टमर भी नहीं है, और कस्टमर बेस नहीं, तो आप इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसके लिए वही मशीन काम आ रही है, 5000 का खर्चा हुआ था उस पर। आप 500 यूनिट, 1500 यूनिट, 2500 यूनिट, 3000 यूनिट, 4000 यूनिट, 4500 यूनिट तक जाते हैं, सेम ही 5000 वाली मशीन से काम चल रहा है आपका। तो उसमें कोई चेंज, कॉस्ट फिक्स ही है। लेकिन जैसे ही आप 5000 से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तो आपको एक और मशीन लेनी पड़ जाएगी। लेकिन हम इतने लंबे टाइम पीरियड में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एकदम इनिशियल स्टेज की। शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये मान के चलते हैं कि इतनी तेजी से प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता कि हमें हर कुछ दिन बाद रिसोर्सेज खरीदने की जरूरत पड़ जाए। हम इतनी तेजी से प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ेगा। तो शॉर्ट रन में ना आमतौर पे फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहते हैं, जो फिक्स हैं वो फिक्स ही रहेंगे। लॉन्ग रन में अगर मैं मान लीजिए आप वापस से उसी बिजनेस में जाते हो 1.5 साल 2 साल बाद, तो वो बिजनेस ना आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा, 5000 से भी ज्यादा, 15000 से ज्यादा, 25000 से ज्यादा कर रहा होगा। और आप देखोगे कि वो जिस एक टाइम पे जो मशीनें उसके पास फिक्स फैक्टर में काउंट होती थी, अब फिक्स फैक्टर नहीं है उसके पास, क्योंकि अब मशीन बढ़ चुकी है, 1 से 3 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई। तो वो फैक्टर्स अब वेरिएबल कैटेगरी में चले गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में ना 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स और वेरिएबल, और इसी वजह से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये कहना कि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज इनकरेक्ट। चेंज होगी। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना शॉर्ट टर्म के कॉन्टेक्स्ट में है। शॉर्ट टर्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ आया स्पर्श? यस सर, क्लियर है। चलिए ओके। तो होपफुली जो भी डिस्कस किया आज हमने क्लास में वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया। हमने आज की क्लास में बात करी कॉस्ट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट में बताया जो भी हम खर्चा करते हैं प्रोडक्शन के लिए उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट 2 तरह की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेचर के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, और सोर्सेज के बेसिस पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लिसिट वो होता है जो भी खर्चा आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने पे खर्च कर रहे हैं और पेमेंट आउटसाइडर को आपको करनी पड़ रही है, मतलब जो चीजें आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं या किराए पे ला रहे हैं उसके लिए पेमेंट आउटसाइडर को होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और वो सारी चीजें जो आप अपने ही यूज करते हैं, आपके जो सेल फोन फैक्टर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, उस पे होने वाला खर्चा कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो चलें फिर आज के एपिसोड में इतना ही। अगली क्लास में हम आगे यहाँ से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इन सब पे बात करेंगे। चलें, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।